Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra. I hope you all would be fine and giving your level best in your exam. जैसा कि आपको पता ही है इग्नू के एग्जाम चल रहे हैं और एमईजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम एमईजी 10 का एग्जाम 8 जुलाई को होने वाला है. उसके लिए ऑल द बेस्ट. सो गाइस, आप सभी लोग मेरी वीडियो का जो इंतजार कर रहे होंगे, मेरी क्लास का जो इंतजार कर रहे होंगे कि सर के जो है नोट्स मिल जाएं और जिससे कि हमारा जो है कुछ भला हो जाए. सो गाइस, जी हाँ, मैं आपकी पूरी जो है हेल्प करूंगा, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा. समय नहीं होता है और जो है नोट्स को जो है टाइप करने में जो है समय जो है लग जाता है, जिस वजह से जो है देरी हो जाती है. लेकिन हाँ, ये नोट्स आपकी जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं. आपको पार्ट बाय पार्ट इन नोट्स को जो है कवर करना है, देखना है. इसमें हम टोटल 9 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे और आप इससे कुछ ना कुछ जो है सीखेंगे. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे. हमने 2 इयर्स के पीवाईक्यू को जो है कवर किया है और 2 इयर्स के पीवाईक्यू में हमारे पास लगभग एक सब्जेक्ट के जो है 4 पेपर हो जाते हैं. और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन जो है 2017, 18, 19, 20 उसमें भी जो रिपीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है. हम इसे जो है एग्जाम ओरिएंटेड बेस हमने जो है इसको तैयार किया है. तो प्लीज आप वीडियो को जो है पूरा देखना, कवर करना. और यदि आप हमारे इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो 100 रुपीज पर सब्जेक्ट में आप हमारे नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं. उसके लिए मैं लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहां से जो है परचेज कर सकते हैं. और यदि आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको फ्री में मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही हमारे हर एक वीडियो को लाइक करते हुए नीचे जो है कमेंट करना है, वी वांट नोट्स. ओके, वी वांट नोट्स. यदि आप ऐसा कमेंट करते हैं तो आपको हमारे नोट्स आपके व्हाट्सअप चैनल पे जो है मिल जाएंगे. ओके, सो गाइस, अब एमएससी 10 की जो है बात करते हैं. देखिए गाइस, जो आपका एमएससी 10 जो सब्जेक्ट है ना, ये आपकी चेक करता है आपका थिंकिंग पावर जो है कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा जो है इसमें जो है ना सोच सकते हैं. ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट तो आपको जो है पता ही होने चाहिए. उसके साथ ही साथ आपकी इसके अंदर ना आपकी राइटिंग स्किल और आपकी थिंकिंग पावर को जो है चेक किया जाता है. आप कितना अच्छा जो है सोच सकते हैं और कितना अच्छा जो है लिख सकते हैं. तो इस एग्जाम के अंदर जितना आप बनाकर लिखना चाहते हैं, जितनी अपनी बातें जो है लिखना चाहते हैं, उन सबको जो है जरूर अटेम्प्ट करना और जरूर से जो है लिखना. ठीक है, इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर इंग्लिश को कैसे इंट्रोड्यूस जो है किया गया. ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है. फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो इंग्लिश है ना वो कैसे पावर एंड प्रिविलेज की जो है लैंग्वेज बन गई. ठीक है ना, 21 सेंचुरी में. ठीक है, या प्रेजेंट सिनारियो में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आते हैं. तो मेरे पास जो है आपका क्वेश्चन पेपर भी है. ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो है ना पावर एंड प्रिविलेज इंग्लिश के बारे में पूछा हुआ है कि इंग्लिश कैसे पावर एंड प्रिविलेज की जो है लैंग्वेज बन गया. ठीक है, और इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है ना, एमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स. तो इंग्लिश राइटिंग्स है, इंग्लिश की जो रचनाएं है ना, बुक्स वगैरह हैं, ये कब जो है बहुत ज्यादा मतलब उभार में जो है आ गई, तो इसके बारे में जो है लिखना है. फिर आपसे बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, माइकल मधुसूदन दत्त हो गए, नेहरू जी हो गए, गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, तो इनके बारे में पूछ लेता है. तो उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट चीजें जो है पता होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद टीबी मैकाले के बारे में जो है पूछ लेता है. ठीक है, तो अच्छा, जो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं तो उसमें से देखिए एक वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश किस प्रकार से ग्लोबल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेजेस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है ना, आप हार्ड इसको अपने आप बना देते हैं. तो बेसिक क्वेश्चन है, इनको हम जो है कवर करेंगे और हम केवल सिर्फ और सिर्फ मतलब दिसंबर 2024 के एग्जाम को नहीं, जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको जो है कवर करेंगे, उनको जो है कवर हम करते हुए जो है चलेंगे आगे. तो गाइस प्लीज पार्ट बाय पार्ट इस वीडियोस जो आएंगी उनको जो है देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना. ठीक है, समय नहीं होता है लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए. तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हमारे जो है पूरे हो जाएं. ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं देरी ना करते हुए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. सो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा. गाइस, आज के इस वीडियो में हम व्हाई डिड इंडियन नेशनल मूवमेंट लेड टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इस क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे. एमएससी 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें जो अंग्रेजी भाषा थी वो हास्यकरण की ओर जो है चली गई. मीन्स टू से इंग्लिश लैंग्वेज पे जो है ध्यान ही नहीं जो है दिया गया और इंडियन नेशनल मूवमेंट में अंग्रेजी को किसी भी प्रकार का कोई स्थान जो है दिया ही नहीं गया. ठीक है, इंग्लिश किस प्रकार से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई इस चीज़ को, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान किस प्रकार से वो हास्यकरण की तरफ चली गई इस चीज़ को, इन दोनों ही क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे. हालांकि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा हुआ है. ठीक है, चलिए चलते हैं और वीडियो कवर करते हैं. इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें. इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन पे जो फोकस करते हैं. एक्चुअल में हुआ क्या था इंट्रोडक्शन. इंडियन नेशनल मूवमेंट बिगन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. तो 19वीं शताब्दी के एंड में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत हुई एंड कल्मिनेटेड इन द इंडिपेंडेंस इन 1947. और 1947 में हमें परिणाम स्वरूप आज़ादी मिल गई. ठीक है, बट हुआ क्या उससे पहले, मतलब 19th सेंचुरी में हुआ क्या. बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, इंडियन
इकोनॉमी वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, जो इंडियन इकोनॉमी थी ना वो अच्छी कंडीशन में नहीं थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स हैड नॉट बीन इंटरेस्टेड टू इंप्रूव इट, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इसको इंप्रूव सुधार करना जो है चाहते ही नहीं थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टेकन द अथॉरिटी वर्किंग हेयर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपनी अथॉरिटी ले ली और एज द एडमिनिस्ट्रेट ऑफ बिहाफ ऑफ इंडियंस, और भारतीयों के आधार पर उन्होंने यहाँ पे एक प्रशासनिक तौर पर जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो यहाँ पे काम करने लगी। इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, और जो भारतीय समाज था इसको जो है कास्ट और धर्म के आधार पर बांट के फूट डालो राजा की नीति उन्होंने अपनाई ऑन द अदर हैंड। और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स हैव मेकिंग, यहाँ पे कर लेना गाइस, मेकिंग देयर कंट्रीज इकोनॉमी मच स्ट्रॉन्गर, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहे थे, जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी ना उसको जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे थे ब्रिटिशर्स। दे हैड गोट यहाँ पे कर लेना विक्ट्री, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, विक्ट्री ओवर नेपोलियन, उन्होंने जो है ना नेपोलियन पे जो है दूसरे वर्ल्ड वॉर में नेपोलियन पे विजय जो है प्राप्त कर ली थी। ब्रिटेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट द टाइम एंड गेन द स्टेटस ऑफ सुपर पावर, और ब्रिटेन क्या था उस समय पे, जो ब्रिटेन था उस समय पे उसने जो एक स्टेटस प्राप्त कर लिया था, एक तो बहुत मजबूत था और उसने एक स्टेटस प्राप्त कर लिया था सुपर पावर का। द पीरियड इज नोन एज द रोमांटिक पीरियड, और इसी को जिस समय ब्रिटेन जो सुपर पावर था और इसी समय को हम कहते हैं जो इसी समय को हम कहते हैं रोमांटिक पीरियड। ठीक है, इट वॉज द टाइम व्हेन पोइट्स सच एज ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, ब्रायन, केट्स एंड बीवी शेली सेंट अ क्रिटिकल मैसेज अगेंस्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास, और इसी समय जो रोमांटिक पीरियड था ना ये भी जो उभर रहा था, इसके जो पोइट्स थे, ठीक है, तो इन लोगों ने एक जो संदेश दिया, ठीक है ना, अगेंस्ट मिडिल क्लास इंटरेस्ट, जो मध्यवर्गीय रुचि थी उसके जो है खिलाफ। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो इनका रोमांटिक्स वर ट्रू ड्रीमर्स, जो रोमांटिक्स थे ना ये ट्रू ड्रीमर्स थे, ठीक है ना, सच्चे सपने जो देखा करते थे। दे वर कनेक्टेड विद द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द विलेजर्स, तो एक तरह से आपको पता ही है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप जो जानते हैं, ठीक है, पोइट ऑफ द नेचर, पोइट ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, तो यदि इनके बारे में जानते हैं ना तो बस इसकी जो है तारीफ लिखनी है, किसकी, ये मतलब सामान्य लोगों के ये जो है ना एक प्रकार से उनके हित में जो है बात करते थे। ठीक है, तो इसी से जो रिलेटेड है। रोमांटिक वर ट्रू ड्रीमर्स, दे वर कनेक्टेड विद द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द विलेजर्स दैट वर ग्रेजुअली साइडलाइंड बाय द मिडिल क्लास इन 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जो विलेजर्स थे ना इनको जो है ना साइड लाइन जो है कर दिया गया था। ठीक है, इट वॉज द टाइम व्हेन इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, और यही समय था जब अंग्रेजी भाषा को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब अंग्रेजी जो है भाषा को 4 कालखंडों में बांटा गया है। द फेज, एवरी फेज हैज इट्स यूनिक इंपॉर्टेंस एज वेल एज सिग्निफिकेंस, हर एक जो काल है उसका अपना एक महत्व और सिग्निफिकेंस है। देयर आर 4 फेजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिलो, तो 1800 से 1857, 1857 से 1880, 1880 से 47, 47 से 2004, तो इस कालखंड में जो है बांटा हुआ है। अब देखिए इस कालखंड में हुआ क्या, ठीक है, तो देखिए जो पहला है फर्स्ट फेज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, जो भारत में इंग्लिश का पहला फेज था, इट वॉज टोटली न्यू कंसेप्ट फॉर इंडियंस। तो भाई अंग्रेजी क्या थी, एक प्रकार की नई अवधारणा थी इंडियंस के लिए, एक प्रकार से नई चीज़ थी ना, एकदम अद्भुत भाषा जो है वो लोग सुन रहे थे। द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एन एलियन फॉर देम, इंग्लिश भाषा उनके लिए एक प्रकार से एलियंस थी। ठीक है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनके लिए बड़ा मुश्किल था इसको समझना, एज वेल एज इन स्पीकिंग, बोलना भी, जब भाई समझना मुश्किल था तो बोलना तो मुश्किल होगा ही होगा। अब फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी वॉज मेड, एक फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी जो है बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, मेड इन दिस लैंग्वेज, इस भाषा में। दिस फ्रेमवर्क वुड स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ दिस लैंग्वेज इन इंडियंस, तो अमंग इंडियंस में जो है ना ये फ्रेमवर्क इस भाषा का मतलब जागरूकता फैलाएगी। इट हेल्प्स टू मेक द फॉरेन लैंग्वेज फैमिलियर, मतलब ये जो फ्रेमवर्क है ना ये हेल्प करेगा फॉरेन लैंग्वेज को फैमिलियर मतलब परिचित होने में इंडियंस से, टू मेक दम अंडरस्टैंड, ठीक है ना, उनको जो है समझने में मदद करेगा, टू रीडिंग में मदद करेगा, एज वेल एज टू कन्वे द मैसेज ऑफ बेटर थिंकिंग, ठीक है ना, और मैसेज को कन्वे करना। ठीक है, इन दिस फेज इंडिया हैड टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच टू मॉडर्निटी, और इस समय पे मतलब भारत को एक लंबी यात्रा जो है तय करनी पड़ी, किस लिए, टू रीच मॉडर्निटी, आधुनिकता को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, जो अंग्रेजी बोल रहे थे, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेज वो मॉडर्न थे ना एक प्रकार के, तो इंडिया को मतलब काफी जो है समय लगा वहां तक पहुंचने में। द फर्स्ट फेज हैड इंस्पायर्ड ओनली थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स, और जो पहला फेज था ना वो केवल थिंकर्स और जो रिफॉर्मर्स थे, मतलब समाज सुधारक और जो थिंकर्स थे, केवल उन्हीं को ही इंस्पायर कर पाया। ठीक है ना, वही लोग इसको जो है समझ पाए। ठीक है, फिर उन्होंने सीखा इस चीज को। फिर सेकंड फेज में क्या हुआ उसको जो है हम देखते हैं, यहाँ देखिए सेकंड फेज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया 1857 से 1880। द सेकंड फेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लिंक्ड फ्रॉम द फेमस रिवोल्ट, तो जो सेकंड फेज है ना वो एक फेमस रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे हम कहते हैं इंडियन सोल्जर्स, ठीक है ना, सैनिक विद्रोह अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। 1857 10 मई 1857 को आपको पता है मेरठ में एक जो है सैनिक विद्रोह जो है भड़क गया था, मंगल पांडे, सुना ही होगा आप लोगों ने, ये पूरी इंसिडेंट आपको पता होगा। ठीक है, तो वही इंसिडेंट से जो है जुड़ा हुआ है। इट वॉज टर्म्ड एज मैटनी, ठीक है ना, इसको जो है मैटनी जो है कहा जाता है। द ब्रिटिश कंसिडर्ड इट एन इनलीगल एंड अनइथिकल एक्ट, तो जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन लोगों ने इसको जो है ना गैर कानूनी और अनइथिकल जो है एक्ट जो है घोषित किया था, बट फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये जो इंडियंस थे ना उनके पर्सपेक्टिव से इट वॉज एक्सप्रेशन ऑफ डिसकंटेंट एंड एंगर अगेंस्ट आ पावर, उनके अनुसार ये जो है ना असंतुष्टि, ठीक है, और गुस्सा था किसके खिलाफ, एक जो शक्तिशाली पावर थी ब्रिटिश रूल, उनके खिलाफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आफ्टर दिस रिवोल्ट, इस रिवोल्ट के बाद इंडियंस
हैड बीन सीन एज अ सस्पेक्टेड पर्सपेक्टिव। इंडियंस को ना संदेह की दृष्टि से जो है देखा जाने लगा। और जब ये विद्रोह हुआ, अंग्रेजों को मुश्किल हुई इस विद्रोह को शांत करने में, इस विद्रोह को दबाने में। फिर मंगल सिंह पांडे को जो है फांसी भी जो है दे दी गई, ठीक है। उसके बाद सैनिक विद्रोह जो है भड़क गया, अंग्रेज भी भड़क गए, अंग्रेजों ने जो बहुत मारकाट मचाई, भारतीयों को जो है दबाने का प्रयास किया। तो कुछ समय के लिए भारतीय जो है दब भी गए, ठीक है। और तो उस समय पे इंडियंस ने क्या किया, इट वॉज गुड फेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जो है अंग्रेजी भाषा के लिए एक अच्छा समय था। इट वॉज प्रोडक्टिव इन लिटरेचर, ठीक है। तो ये भारतीय साहित्य में ना एक प्रकार से प्रोडक्टिव था ड्यूरिंग सेकंड फेज। इंग्लिश इफेक्टेड द आइडिया। तो इंग्लिश लैंग्वेज ने क्या किया, भारतीय आइडिया को और वैल्यूज सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी, और जो भारतीय समाज की जो वैल्यूज थे ना उनको जो है हिलाने का काम किया, ठीक है। इफेक्ट किया, प्रभावित किया, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश वॉज इंक्रीजिंग अमंग इंडियंस। और जो इंग्लिश की जो ज्ञान था ना वो बढ़ रहा था भारतीयों में। अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिएटिव माइंड्स बिगन टू लुक एट देयर काउंटर पार्ट्स इन इंग्लिश एज देयर रोल मॉडल्स। और वो इंग्लिश को ना एक मतलब क्रिएटिव माइंड्स जो थे भारत के, वो इंग्लिश को एक काउंटर पार्ट्स के रूप में जो है देख रहे थे, इंग्लिश को एक रोल मॉडल के रूप में जो है देख रहे थे। विद द एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मर्स, जो समाज सुधारक थे, ठीक है, उन्होंने प्रयास किया। अ मीनिंगफुल इंटरेक्शन केम इनटू एग्जिस्टेंस, की एक अर्थपूर्ण इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, इंटरेक्शंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आए। पीपल रियलाइज दैट इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन बाय एनी कम्युनिटी और सोसाइटी। तो जो लोग थे उन्होंने देखा कि इंग्लिश जो भाषा है ना, इसको एक प्रकार से मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में और कम्युनिकेशन, बातचीत की भाषा के रूप में हम जो है हमारा समाज जो है यूज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोगों ने जो है सोचा। द सेकंड फेज ऑफ इंग्लिश हैड बीन ओपन अ विंडो। और जो सेकंड फेज था ना, इसने क्या किया, एक खिड़की खोल दी वेस्टर्न लर्निंग, पश्चिमी चीज़ों को सीखने की, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता को जानने की, सीखने की एक जो है ना तरीका था अंग्रेजी भाषा। नाउ मिडिल क्लास कैन इजिली लर्न इंग्लिश। अब जो मिडिल क्लास था, मध्यम वर्गीय परिवार था, वो भी इंग्लिश को जो है सीख सकता था, ठीक है। इन सेकंड फेज द इंग्लिश लैंग्वेज नॉट ओनली हार्म द इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। जो सेकंड फेज था ना, इसने ना केवल जो है भारतीय भाषाओं को जो है नुकसान पहुंचाया, बल्कि जो बोलियां थी उनको भी जो है नुकसान पहुंचाया। और इसके साथ साथ ऑल्सो हार्म्ड इंडियन राइटिंग्स, और जो भारतीय रचनाएं थी उनको नुकसान पहुंचाया। वेयर द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन पीपल वर एक्सप्रेस, जहां पर जो भारतीय थे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते थे भारतीय भाषाओं में। लेकिन जब से अंग्रेजी आई तो अंग्रेजी ने भारतीय भाषाओं को नुकसान पहुंचाया, क्लियरली इन द वाइड मैनर, और बहुत बड़े मैनर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द इंग्लिश लैंग्वेज हैज हार्म्ड दोज इंडियन यूथ्स, इंडियन जो यूथ्स थे उनको भी जो है हार्म पहुंचाया। हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश, जो इंग्लिश से बहुत अधिक जो है प्रभावित हो चुके थे। दे डिड नॉट अवेयर दैट लैंग्वेज, वो इस लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं थे, लेकिन वो प्रभावित बहुत थे इस भाषा से। दे हैड चूजन नॉट ओनली लिमिटेड हिज राइटिंग्स बट ऑल्सो प्रिवेंट, ठीक है। किस लिए अवेयर नहीं थे, दे हैड चूजन, उन लोगों ने ऐसी भाषा को जो है चूज कर लिया था, नॉट ओनली लिमिटेड, जो उनकी राइटिंग्स को जो है ना केवल लिमिटेड कर देगा। भाई अब अंग्रेजी हर किसी को थोड़ी ना आती है, जो गरीब तबका है वहां तक तो अंग्रेजी जो जाएगी ना। मध्यम वर्गीय परिवार अलग है, लेकिन जो पुअर क्लास है ना वो अलग है, ठीक है। तो मध्यम वर्गीय परिवार तो इंग्लिश जो है सीख रहा था, इंग्लिश से जो है प्रभावित हो रहा था, अपनी राइटिंग्स के थ्रू जो है वो आवाज उठा रहा था, लेकिन एक प्रकार से उनकी राइटिंग्स क्या हो गई थी, लिमिटेड हो गई थी ना। अब वो एकदम निचले स्तर तक जो है नहीं जा रही थी, ठीक है। ऑल्सो प्रिवेंट द देयर मैसेजेस, उनके जो है संदेश को फ्रॉम रीचिंग द जनरल पीपल्स। अब जो अपनी राइटिंग्स के द्वारा जो वो अपने संदेश को पहुंचाते थे, वो अब जर्नल पीपल की तरफ, जो जनरल पीपल थे, सामान्य कॉमन पीपल थे, उन तक वो आवाज जो है नहीं पहुंचा पा रहे थे, ठीक है। अब जो माइकल मधुसूदन दत्त है, उन्होंने भी पहले जो इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया, और उसके बाद उन्होंने बीच में, जब वो अपने करियर की पीक पे थे, बीच में राइटिंग को रोक के वो बंगाली भाषा में जो है लिखने लग गए, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार से तो यूथ ही थे ना। तो माइकल मधुसूदन दत्त इसलिए भी जो है जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द थर्ड फेज। अब देखिए थर्ड फेज में क्या हुआ, द थर्ड फेज ब्रोट आउट द इनएफिशिएंसी ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। अब जो फॉरेन लैंग्वेज थी उसमें अनियमितता जो है लेके आ गई, ठीक है। थर्ड फेज में अनियमितता आई, लोग जो है जागरूक हुए। भाई जब उन्होंने इंग्लिश सीखी, जानी, पढ़ी, तो उनको पता लगा ना क्या कुछ चीजें जो पता लगी। इन दिस फेज पीपल वर अवेयर ऑफ इक्वलिटी, तो वो समानता, ठीक है ना, समानता जो समानता है इस चीज से वो जागरूक हो गए समानता के लिए। ओवर आवर कंट्री डेवलप्ड द फीलिंग ऑफ कॉमनेंस, जो हमारा देश है इसके अंदर एकता की भावना जो है जागृत हो गई। दे वर फिल्ड विद एन इमोशंस, और वो एक जो है ना भावना से भर गए, ऑफ नेशनलिस्टिक अवेयरनेस, राष्ट्रवाद की भावना से भर गए। नाउ इंडियंस हैड टेकन इंग्लिश लैंग्वेज एज अ चैलेंज, और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को ना एक चैलेंज के तौर पर जो है लिया, इंग्लिश लैंग्वेज को एक चैलेंज के तौर पे लिया। एंड दे मेड इट अ मैटर ऑफ डिग्निटी, और इन्होंने जो है इसे मैटर ऑफ डिग्निटी जो है बना दिया। दे लर्न दिस लैंग्वेज, और उन्होंने भाई वो जागरूक हुए। इंडियंस जो है क्या हुए, थर्ड फेज में इंडियंस जो है जागरूक हुए, कई सारी चीज़ों के बारे में उनको जो है पता लगा, और उन्होंने इसको इंग्लिश को जो है ना मैटर ऑफ डिग्निटी, गरिमा की जो है बात जो है बना लिया, और उन्होंने इंग्लिश को सीखा और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देने की जो है ठान ली, ठीक है। अब क्या क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में जो शुरुआत हुई थी, और इसका जो रिजल्ट हुआ इंडिपेंडेंस के रूप में 1947 में। ओनली द एनलाइटेंड सेक्शन, जो प्रबुद्ध बुद्धिमान वर्ग था, प्रबुद्ध वर्ग था, पढ़ा लिखा जो समाज था इन इंडिया, हैड अ मॉडर्निटी, उन्हीं के अंदर ही क्या थी, आधुनिकता थी, तार्किकता थी, रैशनैलिटी एंड मोरल डेयरिंग, और नैतिक जो है साहस था। द थर्ड फेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड गोल्डन डेज फॉर इंडियन लिटरेचर विच क्लियरली पुश द लैंग्वेज ऑफ आवर कॉलोनियल मास्टर्स। और जो थर्ड फेज था ना, ये ना केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है ना, और बल्कि इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और बल्कि इंडियन लैंग्वेज के लिए भी गोल्डन जो पीरियड था, क्योंकि इसी पीरियड में सबसे ज़्यादा भारतीय भाषाओं में किताबें जो लिखी गई, ठीक है। तो इसको जो आपको ध्यान रखना है, 1980 से 1947, ठीक है ना, गोल्डन पीरियड ऑफ
इंडियन लैंग्वेजेस लिटरेचर्स, ठीक है ना, इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर का गोल्डन पीरियड था, ठीक है। अब फोर्थ एंड द फाइनल फेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें आपको प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में लिखना है। द फोर्थ फेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज हाईली प्रॉब्लमैटिक डिस्पाइट द फैक्ट इंग्लिश हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ, इट इंपॉर्टेंस इंक्रीजली डे बाई डे। This result is not good for Indian languages. The process of Indian languages are becoming slow down. English has replaced all the Indian languages at schools as well as university level. तो गाइस क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे फोर्थ फेज में क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज हाईली प्रॉब्लमेटिक। तो इंग्लिश लैंग्वेज ने ना बहुत बड़ी जो समस्या खड़ी कर दी डिस्पाइट द फैक्ट, ठीक है ना, इस फैक्ट को भैया इग्नोर नहीं किया। इंग्लिश हैज बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ, इंडियन लाइफ का जो पार्ट बन गई, ठीक है। इंपॉर्टेंस इंक्रीजिंग डे बाई डे, और इस भाषा की इंपॉर्टेंस जो धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है। द रिजल्ट इज द रिजल्ट इज नॉट गुड फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। अब जो इंडियन लैंग्वेज के लिए रिजल्ट जो है अच्छा नहीं था। द प्रोसेस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर बिकमिंग स्लो डाउन, और जो इंडियन भाषाएं थी, भारतीय भाषाएं थी, अब वो धीरे धीरे जो है ना उनको स्लो डाउन आना शुरू हो गया। इंग्लिश हैज रिप्लेस्ड ऑल इंडियन लैंग्वेजेस एट द स्कूल एज वेल एज यूनिवर्सिटी। जो इंग्लिश है ना उसने स्कूल लेवल पे जो भारतीय भाषाएं थी, अन्य भारतीय भाषाएं थी, उनको जो है ना रिप्लेस कर दिया। मीडियम ऑल्सो हैज गोट अफेक्टेड बाई इट, और जो मीडियम था ना, जो मीडिया था वो क्या हुआ, वो भी इफेक्ट हुआ। वो भी भाई इंग्लिश में जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल जो चला रहा था। इवन इन द प्रेजेंट सिनेरियो, यदि हम वर्तमान समय की बात करें, द पीपल हु कैन नॉट रीड, जो लोग इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो गिल्टी फील करते हैं, ठीक है। देर आर मैनी इंस्टीट्यूट, कई सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो अंग्रेजी भाषा में भाषा को जो सिखाते हैं। पॉपुलर डे बाय डे पॉपुलर होते जा रहे हैं। इंग्लिश इज गिविंग बेटर एम्प्लॉयमेंट चांस, इंग्लिश जो है एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट चांस जो है उनको दे रहे हैं। इंग्लिश हैज बिकम द मैटर ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर नाउ इट इज, प्रेस्टीज एंड पावर का जो मैटर बन रहा है, एवरीथिंग इज डन बाय इंग्लिश। सो गाइस, जो ये फोर्थ फेज है ना, इसको आप जो हमारा पहला वीडियो था उसके थ्रू भी आप इसको जो कवर कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें इसके अंदर। तो आपको ये चारों फेजेस के बारे में जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे भारत में इंट्रोड्यूस हुई, उसे कौन से जो है 4 चरण थे, 4 चरण आपको पता होने चाहिए। अब गाइस हम बात करेंगे कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसमें किस प्रकार से जो इंग्लिश भाषा थी ना वो हास्यकरण की ओर, मार्जिनलाइजेशन की ओर जो चली गई, मार्जिनलाइज हो गई, ठीक है। उस पर जो है हम ध्यान देंगे, ठीक है। ये भी छोटा सा ही है, बस ये छोटा सा है, बस इसको आप कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, देयर वाज एन एनलाइटेंड सेक्शन इन इंडिया, भारत में प्रबुद्ध लोगों का जो है ना एक समाज था। एनलाइटेंड सेक्शंस ऑफ इंडिया हैड मॉडर्निटी, वो लोग आधुनिक थे, ठीक है ना, रैशनल थे, मतलब तार्किक थे, मोरल डेयरिंग थी उन्हीं लोगों के अंदर। किनके, जो एनलाइटेंड सेक्शन था। दिस एनलाइटेंड सेक्शन हैड रिस्पेक्टेबल पर्सन, इसमें जो है बहुत बड़े सम्मान्य लोग थे। वांटेड दैट द लैंग्वेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो चाहते थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनकी जो भाषा हो ना, टू बी एन इंडियन, वो एक इंडियन भाषा होनी चाहिए, विच शुड बी अंडरस्टूड एंड स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी इंडियंस। जो भारतीय, जो सामान्य भारतीय ना, उनके द्वारा जो समझी जाए और बोली जाने वाली भाषा एक भारतीय भाषा होनी चाहिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो है लीड करे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन द फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट इंडिया नीडेड अ लैंग्वेज थ्रू विच द मैसेज ऑफ फ्रीडम, एक ऐसी लैंग्वेज जिसके द्वारा मैसेज ऑफ फ्रीडम और आइडेंटिटी, मतलब पहचान, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सामान्य मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, मतलब मैसेज किसका, आज़ादी का मैसेज, पहचान का मैसेज और आत्मसम्मान का मैसेज कुड बी पुट अक्रॉस इफेक्टिवली, ठीक है ना। जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में बड़े ही प्रभावी ढंग से इस मैसेज को जो है पहुंचाया जा सके, ठीक है। द काइंड ऑफ हिंदी, जो हिंदी भाषा थी, डेट प्रोग्रेस्ड ओवर द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स, और पहले प्रथम कुछ शताब्दियों में हिंदी भाषा ने जो प्रोग्रेस्ड मतलब जो तरक्की प्राप्त की थी, ठीक है, देन एनी अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज की तुलना में वो जो है ना अभूतपूर्व थी। इंग्लिश लैंग्वेज डिड नॉट इवन फिगर एनीवेयर इन द स्कीम, जो इंग्लिश भाषा थी ना, सब भाषाओं की बात हो रही थी, लेकिन इंग्लिश भाषा को इसमें जो है ना डिड नॉट इवन फिगर, मतलब फिगर तक नहीं किया गया, नाम तक नहीं लिया गया, ठीक है, इस स्कीम में। हिंदी वॉज अ लैंग्वेज डेट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू कैरी द नेशनलिस्ट आर्गुमेंट टू द ऑर्डिनरी पीपल, और इसमें जो डिसाइड हुआ प्रबुद्ध लोगों के द्वारा कि हिंदी जो है एक महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी लोगों की जो है भाषा है और ये ऑर्डिनरी लोगों तक मतलब संदेश को जो है पहुंचाया जा सकता है। देयर इज अ क्रैक अकर्ड बिटवीन द इंग्लिश नोइंग पीपल एंड नोइंग इंग्लिश पीपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना एक मतलब एक दरार पैदा हो गई, उभरी पड़ गई, इसमें इंग्लिश नोइंग पीपल, जो लोग इंग्लिश जो है जानते थे। अब जो प्रबुद्ध लोग थे ना, उन्हीं लोगों में जो है दरार पड़ गई। कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी जो है जानते थे, अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी में जो है लिखना पसंद करते थे। जैसे कि हम बात करें मधुसूदन दत्त की हम बात कर लें, ठीक है, हम हेनरी लुइस विवियन डेरिजो की जो है हम बात कर लें, हम तोरू दत्त की जो है बात कर लें, ठीक है। तो कुछ ऐसे राइटर्स थे जो इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में लिखना जो है पसंद करते थे, बट वो दिल से इंडियंस थे, ठीक है। और उन्हीं लोगों के द्वारा ही शुरुआत में जो बात रखी जा रही थी, अपनी बात को जो है अंग्रेजों तक पहुंचाया जा रहा था। और कुछ लोग थे अननोइंग इंग्लिश पीपल, कुछ लोग ऐसे थे जिनको इंग्लिश जो है आती नहीं थी, समझ में नहीं आती थी, बोल भी नहीं पाते थे, लिख भी नहीं पाते थे। तो अब जो समस्या ये पैदा हुई कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उसके जो मैसेज है ना वो किस प्रकार से ऑर्डिनरी लोगों तक जो है पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न हुई, और हालांकि हिंदी भाषा को जो है चुना जा चुका था। दिस इज वॉट ब्रिटिश वांट, और यही जो है ब्रिटिश जो है चाहते थे कि उनके अंदर जो है फूट पड़ जाए। नाउ द पीपल हु नो इंग्लिश, अब जो लोग इंग्लिश जानते भी थे ना, उन लोगों ने क्या किया, दे आर वर्किंग अगेंस्ट हिज ओन सोसाइटी, अब वो अपने ही समाज के खिलाफ जो है काम करने लग गए। अब भाई जो मैकोले था उसके बारे में आप जानते ही हैं, वही वो चाहता था एक ऐसा भारतीय समाज जो तैयार करना चाहता था मैकोले, जो ब्लड से इंडियन हो, ठीक है, बुद्धि से, जो ब्लड से तो जो है इंडियन हो, चमड़ी से जो इंडियन हो, लेकिन वो बुद्धि से, इंटेलेक्ट से, ठीक है, अंग्रेज हो, ठीक है, वो ये चाहता था।
तो देखिए, इट वॉज मैकाले ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग अ मिडिल क्लास इन इंडिया, एक ऐसा मध्यवर्गीय समाज जो है भारत में पैदा करना, डेट वुड फाइट इंग्लिश बैटल्स, जो अंग्रेजी लड़ाइयां लड़े, एंड एक्ट एज बफर, और वो क्या करे, एक बफर की तरह जो है काम करे, बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉमन मासेस, लोगों में और जो प्रशासन है उसमें एक प्रकार से बफर का काम करे। ठीक है, तो मैकाले एक ऐसे ही समाज का निर्माण करना चाहता था। अब इसीलिए जो इंडियंस थे उनके मन में उनके प्रति जो संदेह उत्पन्न हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इंग्लिश डिड नॉट फिगर एनीवेयर इन द स्कीम ऑफ INM, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया वॉज अ लार्ज कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश था, वेयर देयर वर मैनी लैंग्वेजेस, कई सारी भाषाएं जो बोली जाती थी। इट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन डेट विच लैंग्वेज वुड लीड इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। बंगाली, तमिल, मलयालम, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, ठीक है, एंड मराठी वर द वंस मेंट टू प्ले द रोल ऑफ कैरिंग द नेशनलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स टू ऑर्डिनरी पीपल। तो कई सारी भाषाएं थी जो सिग्निफिकेंट रोल जो प्ले कर सकती थी, लेकिन सभी में जो सबसे सही भाषा लगी वो लगी कौन सी, हिंदी। मैनी इंडियन राइटर्स ऑल्सो वर कंफ्यूज, कई सारे जो राइटर्स थे ना वो भी कंफ्यूज थे विद द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज विच लीड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व करे, इट वॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, कई बहुत बड़ा क्वेश्चन था कई लोगों के लिए। एंड एवरी मैन हु वांटेड टू फ्रीडम ऑफ इंडिया, और हर कोई जो इंडिया को फ्री देखना चाहता था, बट राइटर्स हैड टेकन देयर डिसीजन, लेखकों ने अपना जो है डिसीजन, अपना निर्णय जो है बना लिया था, एंड दे चूज टू राइट, और उन लोगों ने वो भाषा सुनी, द लैंग्वेज दे वांटेड, जिस भाषा में वो लिखना चाहते थे उस भाषा को उन्होंने जो चुना। ठीक है, प्रेमचंद सफल बिटवीन मैनी नेटिव लैंग्वेजेस, जो प्रेमचंद थे वो पहले उर्दू भाषा में लिखते थे। ठीक है, उसके बाद वो हिंदी भाषा में जो है सफल हो गए, सफल कर लिया, चेंज कर लिया उन्होंने, फाइनली सेटल डाउन टू राइट इन हिंदी लैंग्वेज। बंकिम चंद्र चटर्जी डिसाइड टू राइट इन बंगाली, बंगाली भाषा में उन्होंने चुना, पहले वो इंग्लिश भाषा में लिख रहे थे, फिर उन्हें बंगाली भाषा में जो है सीखा। बंकिम चंद्र चटर्जी को तीनों भाषाएं आती थी, संस्कृत भी आती थी, बंगाली भी, इंग्लिश भी, बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश एज वेल, बट द लैंग्वेज फॉर हिज फिक्शन हैड टू बी बंगाली, लेकिन उनकी जो सोचने की भाषा थी वो जो बंगाली थी। हेनरीज लुइस विवियन डेरिजियो, माइकल मधुसूदन दास, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड मैनी मोर अदर राइटर्स हु चूज दैट लैंग्वेज इन विच दे वांटेड टू कन्वे देयर थॉट्स, उन्होंने उस भाषा को चुना, जितने भी राइटर्स थे उन्होंने उस भाषा को चुना जिस भाषा में वो सोच सकते थे, है ना। दिस इज द रीजन वाई इंडिया राइटिंग इन दिस पीरियड फ्लरिश्ड एज नेवर बिफोर, मतलब यही कारण था कि जो आज़ादी से जस्ट पहले का समय था ना, उस समय पे जो भारतीय रचनाएं थी बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुई, इससे कि पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, बिफोर इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। इफ देयर इज एनी रेनेसा ऑफ इंडियन राइटिंग इन आवर हिस्ट्री, यदि भारतीय इतिहास में ऐसा कोई पुनर्जागरण होगा भारतीय रचनाओं के लिए, तो वो कालखंड जो है वो जाएगा किसको, नेशनल मूवमेंट को, फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। सो गाइस, इट वाज द वीडियो जहां पे हमने पढ़ा कि इंग्लिश को कैसे भारत में 4 चरणों में जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके साथ ही हमने पढ़ा कि इंग्लिश का मार्जिनाइजेशन कैसे हुआ, इंग्लिश किस प्रकार से इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान हास्यकरण की ओर जो है चली गई। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। यदि आपको ये हमारा वीडियो, हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो कंक्लूजन है इसको आप अपने आप मिला जुला के जो लिख लेना। ओके बाय, थैंक